जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम साइंस की क्लासेस डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम 5 क्लासेस को डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारी 6 नंबर की क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे और ये हमारी क्लास नंबर 6 के बाद ऑलमोस्ट 2 से 3 क्लासेस और आएंगी और आपकी फिजिक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद फिजिक्स के एमसीक्यूज रह जाएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर चलेंगे। ठीक है, आज देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबक। ठीक है, चुंबक होती क्या है जरा देखिए। चुंबक होती है एक लोहे और अन्य पदार्थों का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। छोटा सा क्या बोल सकते हैं, एक टुकड़ा होता है। ठीक है, जो कि लोह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राइट। और अगर हम चुंबक की बात करें तो चुंबक को अगर स्वतंत्र रूप से अगर लटकाया जाए, स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो चुंबक जो है वो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में जाकर ठहरेगी। ठीक है, मतलब चुंबक के 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चुंबक इन्हीं 2 पोलों के बीच में जो है वो रुकेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप चुंबक को ऐसे मूव कराएं, कुछ भी कराएं, मूव कराने के बाद अगर उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो वो पूरा पश्चिम में कभी नहीं रुकेगी। जब वो रुकेगी तो उसकी इसका उसका एक डायरेक्शन साउथ में होगा और एक डायरेक्शन उसका नॉर्थ में होगा। ठीक है, देखिए जरा जो चुंबक होती है, जो प्राकृतिक चुंबक जो होती है वो लोहे का ऑक्साइड होती है, जिसे हम Fe2O3, ठीक है, ये कहते हैं। क्लियर है। प्राकृतिक चुंबक जिसे क्या बोलते हैं हम, Fe2O3। क्लियर है, ये आपने नोट कर लिया होगा नोटबुक के अंदर। तो ये 3 पॉइंट जो हैं वो आप अपने नोटबुक के अंदर नोट करिए और फिर आगे आ जाइए। अब देखिए, जो चुंबक होती है ना, चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं उनके मध्य होता है आपका प्रतिकर्षण बल। और जो असमान ध्रुव होते हैं, यहाँ समान नहीं असमान लिखना है। ठीक है, जो असमान ध्रुव होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है या अनुभव किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट्स थे जो चुंबक के बारे में थे। राइट। पहला पॉइंट क्या है, चुंबक क्या है। चुंबक लोहा और अन्य पदार्थों का एक टुकड़ा होता है। सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट ये था कि जो चुंबक होती है उसको अगर स्वतंत्र रूप से लटकाएं हम तो वो नॉर्थ और साउथ पोल में ही जाकर रुकेगी। ठीक है, एक पॉइंट्स और आपको याद रखना है, वो क्या रखना है कि चुंबक जो होती है, चुंबक लोह पदार्थों को, लोह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, क्लियर। ये 6 पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। राइट। तो अब आप हेडिंग डाल लेंगे, क्या हेडिंग रहेगी आपकी, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। राइट, ये आप हेडिंग डालेंगे और इसमें आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय पदार्थों का जो वर्गीकरण है ना साथियों, वो 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है, 3 प्रकार से किया गया है। अब जरा वो देखिए वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। एक आपका है प्रति चुंबकीय पदार्थ। राइट, कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ। सेकेंड देखिए, सेकेंड हो जाएगा आपका अनु चुंबकीय पदार्थ। राइट, ये 2 हो गए। तीसरा और जो लास्ट वर्गीकरण रहेगा चुंबकीय पदार्थों का, वो रहेगा आपका लोह चुंबकीय पदार्थ। राइट, तो ये चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण है, जिसमें चुंबकीय पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला प्रति चुंबकीय पदार्थ, सेकेंड अणु चुंबकीय पदार्थ
तीसरा लोह चुंबकीय पदार्थ। क्लियर है? 2 से 3 बार दोहराइए, आपको आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अब बात आती है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, और लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं क्या, सबसे पहले जानने, सबसे पहले हेडिंग डालिए, क्या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। राइट, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। राइट, अब देखिए जरा, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की बात करें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर हीरा आएगा, इसके अंदर सोना भी आएगा, इसके अंदर चांदी भी आएगी, इसके अंदर जस्ता शामिल होगा, तांबा शामिल होगा। राइट, किसके अंदर? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर। राइट, चलिए, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसके अंदर जल भी लिख लीजिए, जल भी शामिल होगा। राइट, क्या? जल। ठीक है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गए। अब हम आ जाते हैं किस पे? दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था अनुचुंबकीय पदार्थ। राइट, दूसरा हमारा यही था। दूसरा हमारा क्या था? अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इसके जरा एग्जांपल्स देख लीजिए। अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? तो देखिए, प्लैटिनम। ठीक है, कौन सा होगा? प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम। राइट, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। ठीक है, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सभी के सभी किसके एग्जांपल्स हैं? ये सभी के सभी अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब बात आती है लोह चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन से शामिल होंगे। तो जरा देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थ। राइट, तो हम लोह चुंबकीय पदार्थों की देख लेते हैं। तो इसमें लोह चुंबकीय पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ जो है वो शामिल हो जाएंगे। राइट, तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर लोहा शामिल होगा, निकेल, लोहा, निकेल। फिर इसके बाद लिख लीजिए कोबाल्ट, फिर इसके आगे लिख लीजिए इस्पात लोह, या इस्पात लिख लीजिए, इस्पात लोह। इसके आगे फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लिख लीजिए क्या, इसके अलावा लिख लीजिए आप जलीय विलयन। क्या लिखेंगे? जलीय विलयन, जलीय विलयन। राइट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों के, अनुचुंबकीय पदार्थों के, और किसके? लोह चुंबकीय पदार्थों के। राइट, एक बार हमारे साथ दोबारा दोहराएंगे, क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे? हीरा, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, जल। अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। राइट, लोह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात लोह, फेरिक ऑक्साइड, जलीय विलयन। राइट, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, इसके बाद अब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे। राइट, तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। राइट, आगे है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें एसी परिपथ में धारा के लगातार बदलने पर फैलती या उत्सर्जित होती हैं। राइट, इसके उदाहरण देखिए, उसके उदाहरण में गामा किरणें हैं, रेडियो तरंगें हैं, ऊष्मा तरंगें हैं, प्रकाश तरंगें हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं पराबैंगनी तरंगें हैं। कौन सी? पराबैंगनी तरंगें। ठीक है, यानी हम यूवी रेज बोलते हैं। क्या? यूवी रेज। राइट, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। राइट,
क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी होंगी, जो तरंगें जिनको संचरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है वे विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। आगे क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो आपका एसी परिपथ होता है उसमें धारा के बदलने के साथ साथ फैलती और उत्सर्जित होती हैं, राइट। एग्जाम्पल्स के तौर पे गामा किरणें हैं, रेडियो तरंगें हैं, ऊष्मा तरंगें हैं, प्रकाश तरंगें हैं, पराबैंगनी तरंगें हैं, राइट। ये इसके इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। आइए इनमें आप तरंगों के बारे में लिख सकते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, चुंबकीय चुंबकीय तरंगें, ठीक है। चुंबकीय तरंगों में कौन कौन सी होंगी आपकी, चुंबकीय तरंगों में देखो विद्युत चुंबकीय तरंगें शामिल होंगी और सिंपल वाली जो भी जितनी भी तरंगें होती हैं, जितनी भी चुंबकीय तरंगें होती हैं वो सभी के इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। सबसे पहले हम गामा किरणों की बात कर लेते हैं, किसकी, गामा किरणों की, ठीक है। गामा किरणों में आप पॉइंट्स लिखेंगे, पहला पॉइंट्स लिखिए गामा किरणों के अंदर, पहला पॉइंट होगा खोजकर्ता। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो लिखिए खोजकर्ता इनकी इनकी खोजकर्ता हैं बैकुरल और मैडम मैडम क्यूरी, राइट, ठीक है। इन्होंने खोज करी थी 1896 के अंदर, ठीक है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट लिखिए गामा किरणों से रिलेटेड, इनका आवृत्ति परिसर लिखिए, आवृत्ति परिसर, राइट। आवृत्ति परिसर कौन सा है इनका, आवृत्ति परिसर है इनका 10⁻21 से 10⁻19 तक, ठीक है। ये इनका आवृत्ति परिसर हो गया। सेकेंड, इनकी स्रोत देख लीजिए, स्रोत लिखिए, इनके स्रोत क्या क्या है, इनका स्रोत है परमाणुओं के नाभिक के विघटित 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 होने पर, ठीक, क्लियर। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए इसका, इसके उपयोग लिख लीजिए, ठीक है। अब इनकी उपयोग जरा देखिए, इनका उपयोग होता है कैंसर के इलाज में, उपयोग कैंसर के इलाज में गामा किरणों का यूज होता है, क्लियर। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक की संरचना में, ठीक है। ये गामा किरणों के उपयोग हो गए, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कैंसर के इलाज में किस प्रकार की किरणों का प्रयोग होता है, तो आप याद रखेंगे कि गामा किरण कैंसर के इलाज में गामा किरणों का प्रयोग होता है, ठीक, क्लियर है। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एक्स नेक्स्ट है आपका एक्स किरणें, राइट। कौन सी हैं, एक्स किरणें, एक्स किरणें, जिनका सिंपल सी फॉर्म में आपने नाम सुना होगा एक्स रे, राइट, सुना है एक्स रे, क्लियर है। तो ये एक्स रे हैं, यही इनकी हम बात करते हैं, तो इनके बारे में पहला पॉइंट लिखिए ज़रा, पहला पॉइंट इनके खोजकर्ता लिख लीजिए। तो एक्स किरणों के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है रॉन्टजन, क्या नाम है साथियों, उनका नाम है रॉन्टजन, क्लियर। रॉन्टजन इनके खोजकर्ता हैं, खोज करी थी इन्होंने 1895 के अंदर, कब करी थी इन्होंने खोज, 1895 के अंदर, राइट। इनका भी आवृत्ति परिसर देख लीजिए, इनका आवृत्ति परिसर, राइट। इनका आवृत्ति परिसर लिखिए साथियों, इनका आवृत्ति परिसर होगा 10⁻19 से 10⁻16, ठीक, क्लियर है। ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो याद होना चाहिए, ठीक है। इनमें समझने वाली कोई बात है नहीं, तो इनको आप याद रखिए, क्लियर। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरे पॉइंट में हम इनके स्रोत की बात कर लेते हैं, इनका स्रोत क्या होता है, स्रोत लिखिए,
इनके स्रोत हैं तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी लक्ष्य से टकराने टकराने पर। ठीक है। कब निकलती है एक्सरे किरणें? एक्सरे किरणें जब निकलती है जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने भारी टारगेट के साथ हैवी टारगेट से टकराते हैं। क्लियर। अब इनका उपयोग लिख लीजिए। उपयोग तो आप जानते ही हैं। एक उपयोग तो आपने देखा हो, जब भी आपकी हड्डी टूटी होगी तो आप क्या निकलवाने गए होंगे? आप एक्सरे निकलवाने के लिए गए होंगे। तो आप लिख सकते हैं शरीर में हड्डी टूटने का पता करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? एक्सरे का यूज़ करते हैं। इसके अलावा शरीर में, अब जैसे आपको गोली लग जाती है या बच्चा जो है वो बोल सकते हैं आप सिक्का खा जाए, ठीक है, सिक्का निकल जाए, तो सिक्का का पता करने के लिए शरीर में गोली अगर लग जाती है, फंस जाती है, तो उसका पता करने के लिए तो शरीर में छिपी गोली को छिपी गोली का लिख लीजिए, छिपी गोली का पता करने में, राइट, छिपी गोली का पता करने में आप एक्स किरणों का यूज करते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हुआ आपको? आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हमारे पास कौन सी हैं? अब हमारे पास है पराबैंगनी किरणें, राइट। सो हेडिंग डालिए पराबैंगनी किरणें। क्लियर? चलिए तो सब आप कौन सी लिखते हैं? परा, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, राइट। परा बैगनी किरणें। क्लियर? जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं यू भी रेज। ठीक है। क्लियर? ये नेक्स्ट आपने हेडिंग डाल ली। क्या हेडिंग बनाई है आपने? पराबैंगनी किरणें। इनके बारे में लिखिए, इनकी खोजकर्ता लिखिए सबसे पहले। खोजकर्ता, इनके खोजकर्ता कौन होंगे साथी? इनके खोजकर्ता है रिटर, राइट। कौन है? रिटर। ठीक। रिटर, इन्होंने खोज करी थी 1801 में। क्लियर? इसका आवृत्ति परिसर लिखिए आप। आवृत्ति, देखिए आवृत्ति परिसर से ना सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं आवृत्ति परिसर को लेकर, खोजकर्ता को लेकर। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा, इनको सभी को याद कर लेना है आपको। 10⁻16 से 7.5 इंटू 10⁻14 तक इनका क्या होता है? इनका होता है आवृत्ति परिसर, राइट। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड, इनका सोर्स बात कर लिए। सोर्स क्या क्या है इनके? स्रोत जिसे हम बोलते हैं, स्रोत है इनके सूर्य है। पराबैंगनी किरणों का मेन सोर्स तो सूर्य ही है आपका। सूर्य के अलावा आपका आयनित गैसें हो गई, ठीक है। कौन सी? आयनित गैसें, इनसे भी क्या निकलता है? पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। इसके अलावा वैद्युत आर्क हो गया, वैद्युत आर्क हो गया। इसके अलावा स्पार्क हो गया, ठीक है। ये इसके सोर्स होते हैं, ये आपको लिख लेना है और याद करना है। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट पे हम बात करते हैं किसकी? उपयोग को लेकर, ठीक है। तो इनके जरा उपयोग लिख लीजिए। इनके उपयोग होते हैं, पहला उपयोग नकली दस्तावेजों, नकली दस्तावेजों की पहचान में। सेकेंड यूज लिखिए इनका। सेकेंड यूज है खाने की वस्तुओं के संरक्षण में, खाने की वस्तुओं के संरक्षण में।
राइट, ये आपने सेकेंड लिखा। अब देखिए थर्ड लिख लीजिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। ठीक, क्लियर है। ये हमारी परावैगनी किरणें थी, राइट। परावैगनी किरणों के बाद अब हम बात कर लेते हैं किसका, रेडियो तरंगों के बारे में। तो ये आपने लिख लिया। आइए अब हम बात करते हैं रेडियो तरंगों के बारे में। तो लिखिए रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, राइट। रेडियो तरंगों के बारे में लिखिए, लिखिए रेडियो तरंगे, जस्ट 1 मिनट। लिखिए रेडियो तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इनका आवृत्ति परिसर लिखिए, आवृत्ति परिसर, आवृत्ति परिसर कितना है इनका, 500 किलो हर्ट्ज से है इनका 1000 मेगा हर्ट्ज तक। ठीक है, क्लियर। इनका उपयोग लिख लीजिए जरा, उपयोग, राइट। इनका उपयोग तो किस में होता है, रेडियो संचार में। किस में होता है इनका उपयोग, रेडियो संचार में, राइट। इनका उपयोग किस में होता है, रेडियो संचार में। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट कुछ चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी, तो हेडिंग डालिए, हेडिंग क्या डालेंगे आप, रेडियो एक्टिवता, राइट। जैसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेडियो, रेडियो एक्टिविटी। क्लियर। सबसे पहले अब हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। लिखिए जरा रेडियो एक्टिविटी के बारे में, पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट होगा, किसी पदार्थ, किसी पदार्थ से स्वतः ही आदर्श किरणों, आदर्श किरणों के उत्सर्जित, के उत्सर्जित होते रहने, होते रहने की घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। रेडियो एक्टिवता कहते हैं, ठीक है, जिसे हम रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। क्लियर है, आगे इतना समझ में आपको। और ऐसे जो पदार्थ होंगे, ठीक है, ऐसे जो पदार्थ हैं जिनसे आपकी लगातार किरणें उत्सर्जित होती हैं, अदृश्य किरणें लगातार उत्सर्जित होती हैं, उन पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। ठीक, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, राइट। क्लियर है साथियों, ये आपको समझ में आ गया। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पदार्थों को हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्लियर। इनके बारे में कुछ नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे क्या, लिखिए पदार्थ की, पदार्थ की रेडियो एक्टिवता का मापन, रेडियो एक्टिवता, पदार्थ की रेडियो एक्टिवता का मापन भूल गीगर, गीगर भूलर काउंटर
उपकरण द्वारा किया जाता है। क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे, छोटा सा पॉइंट है कि पदार्थ की रेडियो एक्टिविटी मापनी है तो उसके लिए आप किस उपकरण का यूज करेंगे? गीगर, वूलर, काउंटर जो उपकरण है उसका यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे पॉइंट आ जाइए, आगे पॉइंट डालिए। गीगर, गीगर, वूलर, काउंटर उपकरण गैसों के आयनीकरण पर आधारित है। ठीक है? क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया ना? तो ये हमारा आज का कुछ टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या? नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर लिख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो क्लास का टॉपिक लिख लीजिए, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक हो सकता है। इसके अंदर हम विभिन्न आवृत्ति परिसरों की बात करेंगे। ठीक है? किसकी बात करेंगे हम? विभिन्न आवृत्ति परिसरों की बात करेंगे और इसके अलावा हम अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बारे में बात करेंगे। राइट? और फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में? डिवाइसेस के बारे में। कौन सी डिवाइसेस रहेंगी? वो डिवाइसेस रहेंगी आपकी कौन सी? डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, इनके हम आविष्कारक के बारे में बात करेंगे। ठीक है? आविष्कारक कौन कौन से हैं इनके। और इसके अलावा हम आविष्कारक के अलावा बात करेंगे किसकी? इनके जो डिवाइसेस हैं ये वर्क क्या करते हैं, काम क्या क्या करते हैं, हम इनकी बात करेंगे। ठीक है? आविष्कारक अगर हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे तो हम डिवाइसेस और वर्क के बारे में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे टॉपिक थे कल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा लास्ट वीडियो रहने वाला है, और उसके बाद हम MCQs पर चलेंगे, MCQs को डिस्कस करेंगे। राइट? और ये आपको समझ में आ गए होंगे आज की हमारी वीडियो, आज की क्लास के जो भी हमने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और आप क्लास के साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं। कुछ नोट्स आपको, कुछ पॉइंट्स आपको MCQs के अंदर डायरेक्ट बताए जाएंगे। क्लियर है? और नेक्स्ट लास्ट वीडियो आएगा, एक वीडियो और आएगा हमारा फिजिक्स का, उसके बाद हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, क्लास से आप बेस्ट अच्छा नोट्स बना पा रहे होंगे हमारे साथ। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।